वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बिगफुट पब्लिकेशंस पॉडकास्ट। आज मैं एक बहुत ही अलग व्यक्तित्व के साथ हूँ जो आपको शायद ये सिखाएंगे कि एज सिर्फ एक नंबर ही होती है। चाहे कोई भी उम्र हो, आप कोई भी जर्नी शुरू कर सकते हैं और वो जर्नी सक्सेसफुल हो जाएगी अगर आपके अंदर बहुत सारा साहस है तो। मैं बात कर रहा हूँ आशीष वाजपेयी जी की। वो लेखक हैं इस किताब प्रतिबिंब के। पेशे से 36 साल से कस्टम ऑफिसर हैं, आईआरएस ऑफिसर हैं। और आशीष वाजपेयी जी अपना इंट्रोडक्शन मेरे हिसाब से मुझसे ज़्यादा अच्छा दे सकते हैं। आशीष जी, अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कि आप एग्जैक्टली क्या करते हैं। मैं आशीष वाजपेयी। जी। वैसे तो एक आईआरएस ऑफिसर हूँ, जी। लेकिन ये मेरी पहचान नहीं है। जी। मैं चाहूँगा मुझे एक लेखक के रूप में पहचाना जाए, एक उपन्यासकार के रूप में, एक साहित्यकार के रूप में पहचाना जाए। जी। बचपन से मैंने 9 साल की आयु से लिखना शुरू किया था। मेरे पिता अंग्रेजी भाषा के प्रोफेसर थे जी। और मेरी माँ एमएससी थी। जी। तो मुझे साहित्यिक बैकग्राउंड बचपन से विरासत में मिला है। उसी प्रथा को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। जी। आशीष जी, मुझे बताइए किताब लिखने का विचार कैसे आया। सबसे पहले कब लिखना शुरू किया? क्या बचपन से ही लेखन में शौक था, लिखने का शौक था? कैसे रुचि आई सर? लेकिन लेखन मेरे लिए शौक नहीं है, जी। बल्कि जुनून है। ओके। मैं एज 59 भले है, लेकिन मैं पिछले 50 साल से, यानी कि 9 साल की आयु से लिख रहा हूँ। जी। मैंने कविता, कहानियाँ, किस्से, ब्लॉग्स, संस्मरण, फिल्म रिव्यू, सभी कुछ थोड़ा थोड़ा लिखा है, लेकिन वो ज़्यादातर शॉर्ट लिखा है। लॉन्ग लिखने में मैंने एक बार, जब राग दरबारी के 50 वर्ष पूरे हुए थे, तो मैंने श्रीलाल शुक्ल जी की नकल करके राग दरबारी को रिविजिट करने की कोशिश की थी। जी। और शिवपालगंज की सैर करके मैंने एक ब्लॉग कह लें या लघु उपन्यास कह लें, वो मैंने लिखा था। वो लगभग 60 पेजों का था। उसको जब मेरे मित्रों ने और चाहने वालों ने, मेरे पाठकों ने पढ़ा, हालांकि वो पब्लिश्ड नहीं था, वो लिखा तो मैंने सोशल मीडिया पर ही था, जी। लेकिन जब उन लोगों ने पढ़ा, कहा जब आप इतना लिख सकते हैं तो क्यों ना आप राग दरबारी का सीक्वल लिख दें। जी। मैंने प्रयास किया और उस चक्कर में मैंने शिवलाल और श्रीलाल शुक्ल की सभी रचनाएं पढ़ी, लेकिन मुझे लगा कि राग दरबारी के बाद वो भी वैसा नहीं लिख पाए, तो मैं क्या लिखूंगा। मैंने सोचा जो मैं सबसे अच्छा लिख सकता हूँ वो है जो मैं आसपास देख रहा हूँ अपने। जी। तो मैंने अपने कॉलेज लाइफ से लेकर के सर्विस पीरियड को लेकर के स्वयं जो अनुभव हुए थे और जो दूसरों के अनुभव हुए थे, वो सब मैंने एक चरित्र गढ़ा देवाशीष नाम से। उसमें वो सारी अनुभव और गुण समाहित करके इस उपन्यास की रचना की। जी। इसको लिखने में मुझे करीब 8 से 9 माह का वक्त लगा। जी। तो सर, इसमें जो कैरेक्टर है, जो देवाशीष, वो आपकी ज़िंदगी से ही प्रभावित है, प्रेरित है? काफ़ी हद तक आप काफ़ी कह हद तक। सकते हैं कि मेरे जी। जीवन से प्रभावित है, क्योंकि मैं भी उसकी तरह एक आईआरएस ऑफिसर हूँ। जी। और आपका लेकिन सर बचपन वगैरह कैसे, क्या बैकग्राउंड है सर? मेरे पिताजी जी। एक प्रोफेसर थे अंग्रेजी के, लेकिन जी। हिंदी के कवि भी थे। जी। मेरी माँ एमएससी थी। जी। उन्होंने परिवार, बच्चों की परवरिश के लिए नौकरी छोड़ दी थी। जी। हम लोगों का लालन पालन एक एकेडमिक साहित्यिक माहौल में हुआ। जी। बचपन से ही मेरे आसपास मेरे पिताजी की स्टडी में 5,000 बुक्स थी, हम्म। और मैंने वो सभी पढ़ी हैं, ओके। जिसमें प्राचीन धर्म ग्रंथ से लेकर उपन्यास, लघु कथाएं, सभी कुछ मैंने अध्ययन करा है। जी। और वही जो आपने इतनी सारी किताबें पढ़ी हैं अपने बचपन में, कहीं ना कहीं उन्होंने, उन किताबों ने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है इस किताब को लिखने के लिए। वहीं जी से हाँ, रुचि शुरू हुई आपकी? जी हाँ, अवश्य। जी। यदि आप किताब की शुरुआत देखें, जी। इसके तीसरे चैप्टर में मैंने अपनी पहली रचना जो लिखी थी, जी।
वो इसमें मैंने लिखी है। और वो दरअसल 5 मिनट के अंदर लिखी थी मैंने। जी। जब मैं 16 वर्ष का था, एक कार्यक्रम में मैंने एक लड़की को गाते सुना, लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। जी। पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं जी। कॉलेज से ही वहाँ गया था, तो मेरी बुक्स वगैरह साथ में थी, नोटबुक में मैंने उसी समय लिखना शुरू किया। जी। जब मैंने लिख लिया तो जो एंकर था शो का, वो मेरे जानने वाला था, मेरे पास आया, बोला दिखाओ दिखाओ क्या लिखा है। मुझे शर्म आई दिखाने में, क्योंकि मेरी पहली रचना थी और इतने बड़े मंच पर मैं उसको सुनाने में संकोच कर रहा था। जी। लेकिन उसने वो ले लिया और मुझसे कहा सुनाओ इसको आकर के। हाँ। उसके बाद उसने उसको गाया। और आज मैं बता रहा हूँ, उस शख्स का नाम था राजू श्रीवास्तव। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव जी जी। की बात कर। जी। तो मैं, यदि अनुमति हो तो मैं वो कविता पढ़ के बिल्कुल सर, सुनाऊंगा आपको। बिल्कुल। हालांकि तरन्नुम में नहीं सुनाऊंगा। जी। अब के ये रात आई है कुछ बात हो ना हो, तुम पास हो ये ख्वाब की सौगात हो ना हो, दिल कह रहा है थाम लूं पलकों की चिलमने, कल की सुबह मिले ये करामात हो ना हो। बेताब सांस ले रही है प्यार की सदा, बेताब सांस ले रही है प्यार की सदा, लब कह रहे हैं कुछ मगर जज्बात हो ना हो। जो गीत तुमने गा दिया अब गूंजता है दिल, आवाज साथ दे ये करिश्मात हो ना हो। बस एक बार देख लो, बस एक बार देख लो फिर देखना कहाँ, इस बार मिल लिए तो मुलाकात हो ना हो। क्या बात है सर। थैंक यू। काफ़ी अच्छा है सर। ठीक। तो सर। लेकिन ये मैंने इसको लिखने में वक्त नहीं लगाया था, उधर उसने गाना खत्म किया था, इधर मेरी रचना खत्म हुई थी। जी। ये हुनर सब में नहीं होता सर, और ये काफ़ी बड़ी बात है। मेरा पहला प्रयास था। जी। बाद में मैंने उसमें कुछ सुधार भी किए हैं, जी। क्योंकि उस उम्र में न तो इतनी भाषा की ज्ञान होता है, न मेरी इतनी स्टडी थी, जी। और नर्वस भी था एक बड़े मंच पर। जी। तो सर वो कौन लोग हैं जिनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है आपकी इस किताब को पढ़ने के बाद? सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो किसी ना किसी तरीके से देखिए, उसको। मैंने कोई विशिष्ट टारगेट रीडरशिप नहीं रखी है, जी। लेकिन मेरे विचार से विद्यार्थी वर्ग जो संघर्ष कर रहा है आगे अपने जीवन में कुछ पाने के लिए, ये उसके जरूर काम आएगी। जी। उसके अलावा जो कार्यशील व्यक्ति हैं, उन्हें प्रतिदिन अपने निजी संबंधों, नैतिकता और कर्तव्य पथ में एक संतुलन बैठाना होता है। तो मेरी टारगेट रीडरशिप इन्हीं सबको कवर करती है। जी। तो सर मैं एक जनरल क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप सर पिछले 34 साल से आप वर्किंग हैं, 34-36 साल, 36 साल से। 36 साल या। से आप वर्किंग हैं। तो सर समय कैसे मिलता है किताब लिखने का? क्योंकि ये 8 महीने में आपने इतना बड़ा उपन्यास लिखा है, तो ये साधारण बात तो नहीं है। और सुबह आप, है ना, घर से आप निकलते होंगे काम के लिए, शाम को ज समय नहीं पता चलता। एक आप काफ़ी बड़ी पोस्ट पे हैं, तो क्या इतना समय मिल जाता है सर कि हम इसको, मतलब कि कैसे लिखते हैं? क्या देखिए, अपने शेड्यूल रहता है आपका? अपने शौक और जुनून के लिए जी। समय अपने आप निकल आता है। जैसे मुझे रीडिंग का शौक है, तो जी। मैं देर रात तक रीडिंग करता हूँ। जी। सोने के पहले मैं 1.5-2 घंटे कोई ना कोई बुक पढ़ता हूँ या कुछ लिखता हूँ। जी। तो जुनून को पूरा करने के लिए समय तो निकल ही आता है। फिर कोई ना कोई ऑफ डे मिलता है, जी। सैटरडे संडे है या और कोई छुट्टी है, ऑफिस टाइम छोड़ करके, या मैं कहीं भी चल फिर रहा हूँ, कहीं भी जा रहा हूँ, यात्रा में हूँ, जी। कुछ आइडिया आया दिमाग में, मैंने मोबाइल पर ही लिखना शुरू कर दिया। जी। इस तरह से करके मैंने समय निकाला इसको पूरा करने के लिए। जी। मेरे विचार से समय कुछ ज़्यादा लगा, ओके। शायद और फुर्सत मिलती हाँ। और जल्दी पूरा कर लेता। जी। इसके बाद भी कुछ लिखने का सोच रहे हैं सर? जी हाँ, लेकिन जी। मल्टीपल आइडियाज़ अक्सर दिमाग को फ्रीज कर देते हैं। जी। कभी सोचता हूँ साइंस फिक्शन लिखूं, कोई जी। मुझसे कहता है क्राइम थ्रिलर लिखें, कोई जी। कहता है कि सोशल, जैसे आप
अभी तक बाकी चीज़ें लिखते रहें उस पर लिखिए, या किसी की बायोग्राफी लिखिए। जी। तो अभी मैं ये तय नहीं कर पाया हूँ कि मैं असल में क्या लिखूँ, लेकिन बहुत जल्दी, मेरे ख्याल से अगले 1 सप्ताह के अंदर मैं अपने नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दूंगा। जी। बहुत खुशी हुई सर वो चीज़ जान के कि आप आ, उम्र तो सिर्फ एक नंबर ही रहता है, और आप कितने भी साल से आप शुरू करें, मेरे हिसाब से आप इसके बाद भी 2 3 4 किताबें ज़रूर लिखेंगे, जितना मेरा मानना है। और आपने बहुत अच्छी किताब लिखी है, ये काफ़ी इंस्पायरिंग किताब है, काफ़ी थ्रिलर है ये। अच्छा, आ, मैं इसके लिए जी। बिगफुट पब्लिकेशन का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जी। जिन्होंने धन्यवाद एक सर। बहुत ही समय से, बहुत ही फास्ट स्पीड में इसको पब्लिश कराया। प्रूफ जी। रीडिंग भी बहुत अच्छी करी, एक एक शब्द जी। पर ध्यान दिया गया। कुछ जी। गलतियां हो जाती हैं, कुछ हो सकता है मुझसे रह गई, हो सकता है कि पब्लिकेशन से रह गई हूँ, उसको आगे ठीक भी किया जा सकता है, जी। ऐसी मुझे आशा है। बिल्कुल सर। स्पेसिफिक कोई चैप्टर हो जो आपका पर्सनल फेवरेट हो, कि मुझे ये चैप्टर मेरे ज़िंदगी के बहुत करीब है, या मेरी लाइफ के बहुत करीब है, या उससे किसी को बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। आपका कोई पर्सनल फेवरेट चैप्टर है इस बुक के अंदर? देखिए, एक पिता की कोई फेवरेट संतान नहीं होती, वो जी। सबको बराबर का प्रेम देता है। जी। हाँ, वैसे ये चूंकि एक रोमांटिक थ्रिलर है, जी। तो मैं, जो थ्रिलर पार्ट है वो मुझे ज़्यादा पसंद है, जी। लेकिन उसके बारे में मैं नहीं बोलना चाहूँगा, जी। क्योंकि पाठक का मजा खराब होगा उससे। जी। लेकिन मैं उसका एक अंश पढ़कर सुनाना चाहता हूँ, जी। जो बिल्कुल। उससे पहले का है। बिल्कुल, बिल्कुल सुनाइए जी। इस उपन्यास का अध्याय 11, हमसफर, संघर्ष से सफलता तक। परिणाम घोषित होने के बाद करियर काउंसलिंग से संबंधित एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें प्रिंसिपल डॉक्टर नरेंद्र बहादुर तथा सभी विभागाध्यक्ष मौजूद थे। हॉल में छात्रों की फुसफुसाहट और शिक्षकों की गंभीर मुद्राएं थीं, जो एक औपचारिक माहौल बना रही थी। हवा में एक बेचैनी थी, जैसे सभी छात्र अपने भविष्य के अनिश्चित मार्ग को लेकर चिंतित हों। प्रिंसिपल साहब ने देवाशीष से कहा, तुम हमेशा एक होनहार विद्यार्थी रहे हो, तुम्हारे मार्क्स भी अच्छे आते रहे हैं, पर उतने नहीं जितना तुम्हारे भीतर पोटेंशियल मैंने और दूसरे टीचर्स ने देखा है। देवाशीष ने एक गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जो उसकी अंतरात्मा की कुंठा को छिपा रही थी। सही कहा आपने सर, 100% सहमत हूँ, पर क्षमा कीजिएगा सर, समस्या यह है कि जो विषय मैं पढ़ रहा था उनमें मेरी रुचि कभी थी ही नहीं, और जिनमें थी या है, वो पढ़ाने लायक शिक्षक इस प्रतिष्ठित विद्यालय में है ही नहीं। प्रिंसिपल समेत पूरी कक्षा ने देवाशीष की ओर ताज्जुब से देखा। कुछ शिक्षकों के चेहरे पर हल्की सी बेचैनी और खींच साफ झलक रही थी। उनकी भौहें तन गई, मानो उन्हें इस छात्र की बेबाकी से आपत्ति हो। कुछ के चेहरे पर अविश्वास था, तो कुछ ने एक दूसरे की ओर देखकर आंखें सिकोड़ ली, सिवाय सरिता के, जो अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रही थी। वह जानती थी कि देव के भीतर सवालों का एक सैलाब उमड़ रहा है। तुम कहना क्या चाहते हो देवाशीष? प्रिंसिपल ने धैर्य से पूछा। उनके स्वर में एक जिज्ञासा सी दिख रही थी, मानो वे इस असामान्य छात्र से कुछ नया सुनने की उम्मीद कर रहे हो। सर, सच कहूं तो मेरी रुचि साहित्य पढ़ने में है, लेकिन वो साहित्य जो पढ़ाया जाता है वो शेक्सपियर और कबीरदास से आगे नहीं बढ़ता, और मैं इतने पर रुकने वाला नहीं हूँ। आप ही बताएं सर, कि विद्यालय के कौन से सर मुझे अलेक्जेंडर ड्यूमा, जोनाथन स्विफ्ट, सर्वांते, तोल्स्टॉय और दोस्तोयस्की जैसे महान लेखकों को पढ़ाने के लिए तैयार होंगे। इस सेमिनार में कितने महान विद्वज्जन ऐसे होंगे जिन्होंने इनके नाम भी सुने होंगे। जी। देवाशीष के लहजे में हल्की सी चुभन थी, जो उसकी निराशा को दर्शा रही थी। चीफ प्रॉक्टर भार्गव सर ने बीच में टोकना चाहा। उनके चेहरे पर क्रोध साफ झलक रहा था, पर प्रिंसिपल साहब ने हाथ के इशारे से रोक दिया। वे पहले तो जोर से हंसे, फिर बोले, मानता हूं देवाशीष, तुम सही कह रहे हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यह पढ़ाने की आवश्यकता है। पर तुमने अभी अभी फिजिक्स, मैथ्स और इलेक्ट्रॉनिक्स लेकर ग्रेजुएशन पूरा किया है, वह भी प्रथम श्रेणी में। तो क्या तुम यह बता सकते हो कि तुमने बीएससी क्यों चुना? सब दो बातें हैं। पहली तो यह कि बिना डिग्री के मैं किसी इम्तिहान में नहीं बैठ सकता, और दूसरी बात कि मैं जानना चाहता था क्या, कि आखिर अलजेब्रा कोऑर्डिनेट वगैरह क्यों होते हैं, या होते भी हैं तो हमें क्यों पढ़ाए जाते हैं? क्यों इन्हें जाने बिना कोई कैट या सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर सकता?
क्या डीएम साहब को जनता की समस्याएं सुनने सुनकर उनका निवारण करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत पड़ती है? या एसपी साहब को अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम में आर्किमिडीज के सिद्धांत की कोई आवश्यकता है? उसके लहजे में व्यंग था और उसका सवाल सीधा उनकी शिक्षा प्रणाली पर चोट कर रहा था। जी। सर, काफ़ी इंटरेस्टिंग था ये। जिसको जितना पढ़ते जाओ उतनी जिज्ञासा बढ़ती रहती है, ऐसा आगे अभी लगता और है। इंटरेस्टिंग आएगा, वो मैं नहीं बता रहा हूँ, जी। बिकॉज वो थ्रिलर है, सस्पेंस जी। थ्रिलर है वो पोर्शन। उसको मैं अभी पाठकों के ऊपर छोड़ रहा हूँ। जी। तो मुझे आप ये बताइए, ये शिक्षा प्रणाली पे तो अ, कटाक्ष है ही कि हमें क्यों ही इतना, हमारे पास इतनी चॉइस नहीं होती। बहुत सारे स्कूल्स होते हैं, मैं आपको जनरली बताता हूँ, मैं अपनी बात बताता हूँ। जो मेरा जो स्कूल था, उस स्कूल के अंदर या तो आप मेडिकल ले सकते हैं या नॉन मेडिकल ले सकते हैं, कॉमर्स का भी ऑप्शन था। लेकिन उसके अंदर ना, जैसे कि मान के चलिए मेरा कंप्यूटर्स में बड़ा इंटरेस्ट था, लेकिन मैं कभी मैं मेडिकल वाला हूँ, मेडिकल थी मेरे पास, पर मैं कभी कंप्यूटर नहीं पढ़ सकता क्योंकि मेरे को कभी ऑप्शन दिया ही नहीं स्कूल ने। मैंने प्रिंसिपल वगैरह बहुत लोगों के पास गया, एप्लीकेशन लिखी, बट उन्होंने मुझे एक चीज़ बोल के मना कर दिया कि तुम्हारे लिए अलग से क्वेश्चन पेपर थोड़ी ना बनाया जाएगा। जब पूरे स्कूल का हो रहा है तो तुम्हारे लिए अलग से क्वेश्चन पेपर या एग्ज़ाम थोड़ी ना सेट किया जाएगा। और मुझे लगता है कि जो मेरा इंटरेस्ट था और वो विद टाइम चला गया, मतलब मैं नहीं कर पाया जो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर हो सकता था। तो शिक्षा प्रणाली हमें मेरे हिसाब से बहुत मजबूर कर देती है कि आप यही सेट ऑफ ऑप्शंस है पढ़ने के लिए, आप उनको ही पढ़ सकते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था ये, काफ़ी अच्छा था। धन्यवाद। जी। तो सर, आपसे अंतिम प्रश्न मेरा ये रहेगा कि मान लीजिए कोई विद्यार्थी है, स्कूल चलिए उसका ख़त्म हुआ है या कॉलेज में अभी एडमिशन लिया है, आगे नहीं पता उसको क्या करना है, क्या नहीं करना। सबके दिमाग में क्वेश्चंस होते हैं। लोग डिप्रेशन में रहते हैं, मैंने स्टूडेंट्स देखे हैं सर जो डिप्रेशन में हैं। तो आपकी किताब से क्या टेक अवे है, क्या वो सीख सकते हैं आपकी किताब से, और क्या भला हो सकता है एक आम जनता का आपकी किताब से? आत्मनिरीक्षण और धैर्य, ये आदत प्रत्येक पाठक को, बल्कि प्रत्येक इंसान को अपने भीतर कल्टीवेट करनी चाहिए। जी। कुछ समय ऐसा निकालें जब अपने आप से प्रश्न करें, अपने निर्णयों का निरीक्षण करें, उसकी एक इंडिपेंडेंट विवेचना करें कि हमने जो निर्णय लिए हैं वो सही हैं कि नहीं, और अपनों की बातें सुने गहराई से। इससे डिप्रेशन भी दूर होगा और मन के अंतर्द्वंद भी समाप्त होंगे। ये मेरा सभी पाठकों से कहना है। जी। तो बहुत ही अच्छी वार्तालाप हुई है मेरी आशीष वाजपेयी जी के साथ। उनकी किताब है प्रतिबिंब। अगर आप पेपर बैग की बात करें तो 350 रुपये में उपलब्ध है। अगर आप हार्ड बैग फॉर्मेट की बात करें तो वो 400 रुपये में उपलब्ध है। किताब अमेज़ोन पे, फ्लिपकार्ट पे उपलब्ध है, भारत में, भारत से बाहर। अपनी किताबें आप ऑर्डर कीजिए, और अमेज़ोन पे डिस्काउंट पे भी है, तो शायद आपको ये मौका गंवाना नहीं चाहिए। इस किताब से कम आपको ये पता चलेगा कि आत्मनिरीक्षण कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ज़रूरी है एक स्टूडेंट के लिए, और शायद आप जीवन के किसी भी पड़ाव में हो, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो आपके साथ होगी तो शायद आप एक बेहतर ज़िंदगी जी सकते हैं, सोसाइटी के अंदर एक बेहतर इंसान बन के रह सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी, हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।